आज हम डिस्कस करेंगे कोरल एंड कोरल रीफ। कोरल क्या होते हैं? कोरल ये समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं जो कि चूना खाते हैं और उसी पर जो है निर्वाह करते हैं और अंत में उसी में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब एक के बाद एक ऐसे चलते रहते हैं जीवों का, मरने के बाद एक संगठन हो जाता है, ढांचा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस ढांचे को रीफ का नाम दे दिया जाता है। कोरल कार्बन से बने हुए जीव होते, CO3 की मात्रा होती है और ये कार्बन हाइड्रेट को ही अपना भोजन बनाते हैं और उसी में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मूंगे इनको बोला जाता है और ये जो है चूने पर ही निर्वाह करते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मुख्य हमारे जो है 25 से उत्तरी अक्षांश से 25 दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। कोरल कंपोनेंट ऑफ कोरल रीफ्स 3 होते हैं कंपोनेंट में मुख्य। पहला तो है कंपोनेंट्स ऑफ कोरल रीफ्स। पहला आता है हमारा जीवित जीव आते शुरुआत में। इनको कोरल पोलिप, परवाल या मूंगा नाम दे दिया जाता है। मूंगा। फिर सेकंड हमारा लाइट। ये कोरल का बाहरी ढांचा होता है, बाहरी ढांचा मूंगे जीव का, मूंगे का बाहरी ढांचा होता है। फिर तीसरा आता हमारी रीफ होती है, रीफ बनती है। बीती रीफ होती है बीती, जो कि मरने के बाद जीव एक दूसरे में संगठित हो जाते हैं और बार बार ऐसा उनसे एक रीफ का निर्माण हो जाता है, कठोर चट्टान बन जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक संगठित कठोर संरचना बन जाती है। और कोरल क्या करते हैं? 60% जो है अपने ऊतकों का निर्माण किससे करते हैं? अपने अंदर रखे हुए
जुक्सा लाई शैवाल ये जुक्सालाई नाम का कोई जीव होता है, शैवाल होता है। ये क्या करता है, ये कोरल के बाहर ऐसे करके कोरल के यहाँ इस प्रकार से रहते हैं और क्या करते हैं, इनका सजीव रिलेशन होता है कोरल के साथ इन जीवों का सजीव रिलेशन होता है। और ये क्या करते हैं, कोरल तो इनको क्या देती है, आवाज़ देती है, अपने अंदर रहने देती है। और ये कोरल को क्या सजीव संबंध कैसे कि ये कोरल को भोजन की पूर्ति करवाते, कितने प्रतिशत, 60% भोजन, और 40% भोजन कोरल अपने मुख से समुद्री जीवों का शिकार करके प्राप्त करती है। और ये जो है शैवाल क्या करते हैं, ये सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं। और जैसे जैसे क्या होता है, तापमान अत्यधिक होने पर इनका क्या होता है, शैवाल की ब्लीचिंग होना शुरू हो जाती है, तो जिससे ये मर जाते हैं और सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तब क्या होता है कि कोरल की भोजन की पूर्ति ना होने के कारण कोरल भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो था इसके कॉम्पोनेंट। आगे हम देखते हैं परवाल के विकास के लिए दशाएं, कंडीशन बतानी है। कौन कौन सी दशाएं होती है जहाँ पर कोरल रह सकते हैं, अपना निवास कर सकते हैं। दशाएं बतानी है हमें। दशाएं जहाँ पर कोरल रह सकते हैं वो दशाएं बतानी समुद्र में। सबसे पहले कौन सी कंडीशन आ जाती है हमारी, तापमान कितना होना चाहिए सागरीय जल का, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इससे कम और अधिक होने पर जो है परवास कर जाते हैं या फिर मर जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा अगली कंडीशन है परवाल के लिए कम गहराई, ना तो अधिक गहराई पर जीवित रह सकते हो, ना ही कम गहराई पर, बहुत ही कम गहराई पर। परवास के लिए कुछ 200 से 250 फीट या फिर इतनी 60 से 77 मीटर गहराई होनी चाहिए। इससे अधिक गहराई पर परवास जीवित नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे। गहराई इससे अधिक गहराई पर मर जाएंगे कोरल। फिर स्वच्छ जल, स्वच्छ जल होना चाहिए, है ना। क्या होता है, अवसाद नहीं होने चाहिए, बहुत अधिक अवसाद नहीं होने चाहिए जल में। अगर मिश्रित रूप में आ जाते हैं अवसाद
एकदम से अवसाद नहीं आने चाहिए। अगर मिश्रित रूप में अवसाद आ रहे हैं तो वहाँ पर कोरल को जो है भोजन भी मिल जाता है और वो रह भी लेते हैं। लेकिन एकदम अचानक से आने वाले अवसाद होते हैं जो मेटेरियल, उससे क्या होता है, उससे कोरल को हानि पहुंचती है और वो मर जाते हैं। एकदम से आने वाली जो अवसाद होती है उनके मुख को बंद कर देती है। फिर आती है हमारी बात अत्यधिक सागरीय लवणता। लवणता भी अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी लवणता होनी चाहिए? फोर्थ पॉइंट है हमारा लवणता कितनी होनी चाहिए? लवणता अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। लवणता होनी चाहिए 27 से 30 इतनी लवणता होनी चाहिए परवाल की। पूर्ण स्वच्छ जल भी परवाल के लिए हानिकारक है। पूर्ण स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए। पूर्ण स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे नदियों के मुहाने पर जीवित परवाल नहीं मिलते, इसका कारण ये है कि नदियों जो है जल नदियों के द्वारा स्वच्छ जल लेके आते हैं तो वहाँ पर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो वहाँ पर जो है कोरल नहीं रह सकते, भोजन की कमी हो जाती है उनको। फिर है इसके बाद सागरीय धाराएं और धाराएं तथा तरंगे क्या है? लाभकारी है। कारण तरंगे और धाराएं क्या लेके आती है अपने साथ? कोरल के लिए भोजन इत्यादि लेके आती है और उसकी संरचना को भी अपने हिसाब से ढाल देती है और उसके साथ जो है धाराओं के साथ जो है इसी कारण से क्या होता है कि धाराओं के कारण क्या होता है, जहाँ पर धाराएं और जो तरंगे आती है वो बहुत सारे जो अपने साथ समुद्रीय जीव जंतुओं इत्यादि को बहा कर ले आती है। वहाँ पर जो है कोरल का विकास होता है। इसके अलावा बंद सागरों में क्या होता है, सप्रोसीजर कम देखने को मिलता है तो इसी वजह से जो है वहाँ पर उतने कोरल नहीं पाए जाते। तो इसके बाद आता है हमारा चबूतरे, अंत सागरीय चबूतरे। अंत सागरीय चबूतरे भी जो है परवाल को प्रभावित करते हैं। इससे ऊपर की ओर जैसे चबूतरों पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं परवाल और एक साइडों में बढ़ते हैं, फास्ट फ्री जिसको बोलते हैं। तो दो प्रकार से इफेक्ट डालते हैं। चबूतरे होना जरूरी है जिससे वो अपने जो है जमाव बना सके, कोरल अपने लिए एक जगह बना सके। तो इसके अलावा मानवीय आर्थिक क्रियाएं, मानव ने क्या किया है, तटों को मोड़ दिया, समुद्र में अत्यधिक जो है माइनिंग इत्यादि कर रहा है मानव अपने लाभ के लिए। और जिससे क्या है कि इसके अलावा जो शिवर इत्यादि से निकलने वाला जो
डंप किया जाता है बहुत सारा उद्योग इत्यादि से निकलने वाला मटेरियल, जिससे क्या होता है कोरल के लिए एक कंडीशन ख़राब हो जाती है। और आज के टाइम में जैसे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का ही लगा लीजिए, इन सभी से क्या होता है कोरल के ब्लीचिंग होना शुरू हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ये तो थी कंडीशन। अभी हम कोरल इकोलॉजी की बात करें। कोरल इकोलॉजी कोरल इकोलॉजी, इसमें क्या होता है, एक तो कोरल का भौतिक पर्यावरण, समुद्रीय भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर क्रियाएं, और उसी के साथ ही आपसी जीव जंतुओं के साथ भी अंतर क्रिया होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोरल इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी में हमारे दो टाइप्स रहते हैं। एक तो हमारा रहता है हर्मा टाइप हर्मा टाइप, पहला तो है हर्माटाइपिक। इसमें क्या होता है कि कोरल की कॉलोनियाँ होती है, समूह में रहते हैं, कोरल अत्यधिक होते हैं, और जहाँ पर भी कंडीशन होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो वहीं पर ये कोरल मिलते हैं, समूह में होते हैं और संख्या अत्यधिक होती है, और ये इकट्ठे ही रहना इनकी पहली पसंद होती है। उपनिवेशी बोलते हैं इनको, और इनके अंदर क्या है, जुक्साथलाई सवाल इनमें रहते हैं। और इसके लिए कंडीशन है, अगर हम इसकी स्पेसिफिक जो कंडीशन की बात करें तो इसमें आ जाती है 20 से 30 तापमान, और गहराई 30 मीटर, और गंधलापन और अत्यधिक जल का लवणता होती है 27 से 30, और ऊर्जा धाराएं होनी चाहिए चबूतरे, वही बातें आ जाती हैं। फिर आते हैं दूसरा प्रकार आता है हमारा एहरमा प्रारूप या टाइपिक। ये एकांत स्वभाव से ही होते हैं। ये स्वभाव से एकांती होते हैं और कहीं कहीं पे बिखरे हुए होते हैं। जहाँ पर भी स्टेबल कंडीशन दिखाई दे वहीं पर ये अपना घरोंदा बना लेते हैं, और इसमें कोई ये नहीं है कि द्वीपों इत्यादि के चारों कहीं भी जो है थोड़ी सी भी कंडीशन स्टेबल हो जाए, स्वभाव से एकांती होते हैं। तो इनके लिए जो है वही है, कंडीशन तो वही रहेंगी, लेकिन ये कहीं पर भी उष्ण शीतोष्ण ध्रुवीय तक भी, मतलब जहाँ पर भी इनको थोड़ी सी कंडीशन हो जाए स्टेबल, वहीं पर ही अपना घरोंदा बना लेते हैं। फिर आगे आता हमारा परवाल भित्ति की आकृति रूप तथा परवाल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ कोरल रीफ एंड कोरल्स। मॉर्फोलॉजी की बात की जाती है, स्थलाकृति कैसी कैसी बनती हैं कोरल की, मॉर्फोलॉजी की बात की गई है। मेनली हमारी इसमें बुक में डिस्कस की गई है 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले कैसी मॉर्फोलॉजी होती है,
सबसे पहली सवाल कटक होती है, एल्गी रिज बोलते हैं इसको, एल्गी रिज। मॉर्फोलॉजी, प्रारूप, सॉरी मॉर्फोलॉजी या आकृति कैसी कैसी दिखाई देती है। आकृति देख लेते हैं हम, आकार कैसा है, कैसी कैसी आकृति बनाते हैं। कोरल 5 प्रकार के बनाते हैं ना। पहली है हमारी, पहली आ जाती है शैवाल कटक। शैवाल कटक, इसमें क्या होता है, शैवाल कटक में कोई एक ही तट इत्यादि के सहारे शैवाल के, जैसे ये तट हो गया, इसके आसपास ये एक रिज सी बन जाती है, सिर्फ एक ही इस प्रकार से ये वाली एक रिज बना दी इसमें। तो इस प्रकार से होता है, कहीं एक जैसे एक में आकर के इस प्रकार से एक रिज का निर्माण हो गया, एक दीवार सी का निर्माण। शैवाल कटक में तो यही रहेगा, जैसे इस प्रकार से कटकों का एक श्रृंखला सी बन जाएगी। और फिर क्या होता है, अगला है हमारा पुष्ता मंडल। पुष्ता मंडल, इस आकृति में क्या होता है कि इसमें तो एक ही कटक बना था, एक ही रिज बनी थी। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से ऐसे करके कई सारी रिजेस बन जाती हैं कोरल की, कई सारी, एक से अधिक जो है रिज बन जाती है। फिर आता है बीती मुख रीफ फेस। इस आकृति में क्या होता है, रीफ फेस। इस आकृति में क्या होता है, नीचे की ओर अत्यधिक गहराई तक होती है, नीचे की ओर गहराई। और इसमें जीवित कोरल नहीं मिलते। 80 मीटर से अधिक गहराई पर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं कोरल। तो रीफ फेस में क्या होता है कि जीवित कोरल नहीं मिलते इसमें। इसके बाद आता है अगला हमारा रीफ टेरेस। रीफ टेरेस, इसमें क्या होता है कि साइडों में स्थलवर्ती के पार्श्ववर्ती साइडों में क्या हो जाता है, शैवालों का जो है निर्माण हो जाता है। और ये क्या करते हैं, निमन ज्वार लो टाइड वाटर के बराबर है, उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। और इन्हें पपड़ीदार शैवाल की भारी वृद्धि हो जाती है इनमें, और लैंगून के निर्माण भी हो जाते हैं इसमें। यानी कि मेन तो यही है, साइडों का ही आ जाता है इसमें, साइडों का फैलाव आ सकता है। फिर अगला भाग है हमारा, अगला भाग है
पैच रीफ, पैच रीफ। इसमें क्या आता है, बिखरे हुए टिल्ले बन जाते हैं और लैगून के ऊपर निकले हुए इस प्रकार से टिल्ले की आकृति बन जाती है, पैच रीफ। ये तो था आकृति, ये तो थी 5 प्रकार की मुख्य आकृति कोरल रीफ के, कोरल के द्वारा बनाई जाने वाली। अब हम बात करें वितरण की बात करें, कहाँ कहाँ पर जो है कोरल का मुख्य वितरण पाया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, कोरल जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जहाँ पर तापमान उच्च होता है। वितरण में हम देखें तो जहाँ पर लवणता जितनी भी कंडीशन पड़ी थी उन्हीं के हिसाब से होता है। और इनका जो है संबंध अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय सागरों में ही सघन रूप से पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय महासागरों में कैसे मिलते हैं, सघन। फिर 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं ध्रुवों की और सीमा बनाती है। 20 डिग्री तापमान इनकी ध्रुवों की ओर की सीमा बनाते हैं। फिर कहाँ कहाँ पर, जैसे किस महासागर में कितने मिलते हैं, इस पर बात करें तो हम देख पा रहे हैं सबसे अधिक, अगर पूरे विश्व में बात करें तो विश्व स्तर पर तो सबसे अधिक कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कितने प्रतिशत, टोटल का 5%। फिर इसके बाद आता है हमारा स्थान हिंद महासागर का। हिंद महासागर का स्थान आ जाता है 30% इसमें। और इनमें भी मुख्य रीजन की हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग और यानी कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग और महासागरों के पश्चिमी भाग पर मिलते हैं। भरमार होती है वहाँ पर, क्योंकि कारण इसका है विषुवत रेखीय धाराएं है जो उसका पूर्व से पश्चिम की ओर महाद्वीपों में बहाना, तो जो कि पोषक तत्व लेके जाती है। और प्रशांत में देखें तो फिलीपींस, जापान के दक्षिणी भाग, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट के पास और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्वी तट के पास ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व प्रसिद्ध है कोरल के लिए। फिर है, अगर हिंद महासागर में बात करें तो स्थान की बात करें, कन्या का पूर्वी तट मेडागास्कर के चारों ओर
और दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट, फिर ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, लाल सागर, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, ये वाले स्थान आ जाते हैं। अटलांटिक में बात करें तो हम अटलांटिक महासागर में क्या होता है, कैरेबियन सागर और कैरेबियन सागर के महाद्वीपीय तट और द्वीपीय तट दोनों ही, ब्राजील के पूर्वी तट, ये वाले आ जाते हैं। और स्थानीय पे अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, जैसे भूमध्य रेखीय गायना, गाना तट, कैप वर्डे, फारस, कतर के पास अकाबा की खाड़ी, हवाई द्वीप के पास बाजा, ये अलग अलग बिखरे हुए होते स्थानीय प्रकार से। फिर हम बात करें परवाल ब्लीचिंग, परवाल का, कोरल का सफ़ेद होना, वाइट होना किस कारण से होता है, या तो तापमान अधिक हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, और या फिर मानव की क्रियाओं के कारण भी, जिससे क्या होता है कि कोरल को हानि पहुंचाती है, वो अपने रंग में परिवर्तन हो जाता है। जब कभी जो 2 डिग्री औसतन से जो है 2 डिग्री तापमान भी बढ़ जाता है, तब भी अत्यधिक कोरल ब्लीचिंग होती है, जो कि जिससे क्या है कि परवाल विरंजन का अर्थ होता है या ब्लीचिंग का अर्थ होता है सवाल का सफेद रंग होने से, और उनका क्या होना, प्रकाश संश्लेषण ना हो पाना। फिर ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य कारण माना जाता है ब्लीचिंग होने का। जब तापमान क्या होता है 2 डिग्री से अधिक वृद्धि हो जाती है, तो होने से क्या हुआ था, 60 से अधिक देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में भारी स्तर पर परवाल विरंजन होने के कारण परवालों की मृत्यु हो गई थी। ये थी घटना 1997 से 98 की। और इससे पहले भी जो 1919 में मेयर ने क्या किया था, स्टडी किया था, इस बारे में अवलोकन किया था, परंतु विश्व के वैज्ञानिकों का ध्यान तो आकर्षित हुआ है 1998 में जाकर। क्या हुआ कि हिंद महासागर में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से 70% कोरल का क्या हो गया था, मौत हो गई थी। फिर हम अगर लेवल देखें, लेवल ऑफ कोरल ब्लीचिंग देखें, तो हम देख पाते हैं 4 प्रकार से डिफाइन किया गया है। कैटास्ट्रॉफिक में आ जाता है जब 70% परवाल प्रभावित होते हैं। लेवल ऑफ कोरल ब्लीचिंग 4 होते हैं मुख्यतः। पहला आ जाता है हमारा कैटास्ट्रोफिक लेवल। इसमें क्या होता है 70% प्रभाव रहता है। फिर सेकंड आता है हमारा, सबसे हाई यही है, ये प्रभाव देखा गया था 1997-98
में देखा गया था ये वाला प्रभाव। कहाँ पर? हिंद महासागर में इस प्रभाव को फिर इसके बाद आ जाता हमारा प्रचंड। प्रचंड प्रचंड में आ जाता है ब्लीचिंग। प्रचंड ब्लीचिंग में आ जाएगा हमारा 50 से 70% की कोरल को प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद का प्रभाव आ गया हमारा सामान्य। सामान्य इसमें क्या आता है? इसमें ये 20 से 50%। फिर आता है हमारा नगण्य, इनसिग्निफिकेंट, नो ब्लीचिंग। नगण्य इसमें आ जाता है जिससे उभर जाते हैं, जिसको क्या करते हैं? बर्दाश्त कर लेते हैं। कोरल इस प्रभाव को बर्दाश्त हो जाता है कोरल के दबाव में। ये थी ब्लीचिंग के बारे में। कारण क्या क्या है कोरल ब्लीचिंग के? ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फिर रोगों का फैलना हो गया, इनसे हो गया है की घटना होगी, फिर स्थानीय लेवल पर भी हानि होती है। यहाँ तक हमने बात की है ब्लीचिंग तक। इसी टॉपिक पर कोरल पर ही कुछ बचे हुए टॉपिक है, जैसे थ्योरी है और परवाल बीती के प्रकार हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।